हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी फिजिक्स। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो 11th और 12th में फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिमेंबर होती हैं, दिमाग में होती हैं, तो ज़्यादा बेटर उनको समझ में आता है। लेकिन मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, चाहे आपने पहली बार फिजिक्स पढ़ना हो तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हालांकि 10th तक आपने भी पढ़ा होता है फिजिक्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल भी गए हैं तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आपको कुछ पिछला याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको सब कुछ याद करवा दूंगा और A to Z चीजें आपको समझा दूंगा, आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। और ये फिजिक्स का जो चैप्टर है, देखिए थोड़ा सा इसके अंदर टेढ़ी चीजें भी हैं, लेकिन हमें सारी की सारी चीजें हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। तो यहाँ पे आपको मैथ्स की भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की आपको बहुत सारी चीजें, ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, डेरिवेशंस होती हैं जैसे डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशंस होगी, ये सब चीजें, डिफरेंशिएशन होगी, ये सब चीजें आपको देखने को यहाँ पे जरूर मिलेंगी। अब हमें अपने चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे समझाना है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस जैसे मैं चीजों को बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप चीजों को करते जाइएगा। चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर इसके अंदर शुरू करते हैं, मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स का सिंपल सा ये मतलब है कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो अगर किसी को ये बताना हो कि मेरे बारे में, कि मेरी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन मतलब कि मेरी हाइट क्या है, मेरी ब्रेड्थ क्या है, चेस्ट कितनी है ना, और ये सब चीज़ें जैसे बताना हो किसी को, या फिर कहीं आप किसी दीवार में गए, घर में गए, तो घर के अंदर देखा कि ये दीवार कितने फुट की है, कितनी चौड़ी है। मान लीजिए घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको ये बताना चाहिए आपकी ज़मीन कितनी है, ज़मीन के ऊपर फिर जो आगे ईंटें, बजरी, सीमेंट ये सब लगेगा, उसके बाद वो डिसाइड होगा, तो वो कितना कितना डिसाइड होगा कि कितना कितना जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशंस बोलते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यही जो कि कितना कितना, यानी कि आप शॉपकीपर के पास गए बाहर सब्जी लेने, तो उसने, आपने बोला गोभी दे दो, तो वो बोलेगा कितनी कितनी दूं मैं तुम्हें गोभी। ये जो कितनी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे कि 1 किलो दे दो। ये जो केजी है ये क्या है, ये है यूनिट्स, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कि ये किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है आपकी, कि केजी में, यानी कि भार जो है ना, कि 1 किलो गोभी तो हमें दे दो। तो ये जो केजी हो गया, ये क्या होगा, यूनिट होगी। और इसकी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो गया, वेट हो गया। तो आप देखिए कि यही यहाँ पे बताया गया, सारी की सारी फिजिक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ही डिसाइड होती है। और फिजिकल क्वांटिटीज में वेलोसिटी आ सकती है, टाइम आ सकता है, मास आ सकता है, ये सब चीजें हैं। ऐसे ही आप देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी तो मैंने बता दिया कि जैसे वेट हो गया। अब वेट की यूनिट्स क्या होंगी उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट्स देखिए 2 तरह की होती है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि आप क्या है, अब तुम क्या हो, तुम मान लो लड़के हो, उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है, ये वही वाली सीन है ना। तुम मेल हो तो तुम्हारा नाम क्या है, ये ऐसा है यूनिट्स का और क्वांटिटीज का रिलेशन। तो क्वांटिटी के बाद अब वो क्वांटिटी की यूनिट क्या है ये हमें पता करनी है। यूनिट 2 तरह की हैं, एक फंडामेंटल होती है और दूसरी डेराइव्ड होती है। फंडामेंटल वो यूनिट्स हैं जो कि हमें पता है कि भैया ये यूनिवर्सल यूनिट्स है, यानी कि जितनी भी आगे यूनिट्स बनेंगी ना वो इन्हीं से बनेंगी। इनको हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये जो है ये हमारी फिक्स यूनिट है, इसको रट लो, याद कर लो, इसको बिल्कुल भी आप डेराइव नहीं कर सकते हो। यानी कि एक यूनिट दूसरी से कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों तीनों आपस में अलग अलग हैं। यानी कि आप जैसे टेम्परेचर का देखिए, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन है ना। उधर वॉल्यूम देखिए, या वॉल्यूम को छोड़िए, आप मास को देखिए, केजी में है। तो क्या आपस में कोई रिलेशन है? क्या मैं ये बोलूं कि टेम्परेचर को आप केजी की टर्म्स में लिख दो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते। क्या लेंथ को आप टेम्परेचर की टर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। लेकिन बाकी की बहुत सारी यूनिट्स आगे जैसे न्यूटन वगैरह हम देखेंगे, तो वो सब जो है उनको हम इन यूनिट्स के तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि उनको फंडामेंटल यूनिट्स के तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये यूनिट्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया कि फंडामेंटल यूनिट को आधार बना के हम डेराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं और उसी से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो आइए स्टडी करते हैं हम फिजिक्स को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर रहेगा और इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आया करते हैं, इसलिए इसी यूनिट्स एंड डायमेंशन के तरीके से ही मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए कि अब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है कि एसआई सिस्टम होता है। बहुत सारे सिस्टम है, जैसे सीजीएच सिस्टम हो गया, ऐसे ही सीजीएच सिस्टम में क्या सेंटीमीटर जैसे यूज होगा, ग्राम हो गया यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, केजी यूज हो जाएगा,
SI यूनिट्स के अंदर, मीटर यूज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, SI का मतलब है स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने बना ली पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि जब भी हम मास की बात करेंगे तो हम केजी के अंदर ही बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो मीटर के अंदर ही बात करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि इसकी लेंथ 2 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम इन चीज़ों की बात ऐसे ही करने वाले हैं। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे जब भी हम बात करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये जो जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं स्पेशली, तो हम सेकेंड्स में ही बात करते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप देखिए कि फिर अगर मान लो कि किसी ने बोल दिया टाइम कितना है, तो वो बोलेगा सामने वाला 300। अब 300 से ही पता लग जाना चाहिए कि टाइम क्या बोल रहा है, वो 300 सेकंड होगा यहाँ पे, है ना। वो 300 घंटे नहीं बोल रहा है। कोई कार यहाँ से वहाँ ट्रैवल की तो सामने वाले ने बोल दिया 300। अब 300 क्या भाई, 300 घंटे में ट्रैवल की, क्या सेंस बैठ रहा है? 300 घंटे, पहली बात तो ये इतना लंबा टाइम हो गया, चलो 300 घंटे वो कार चली भी, लेकिन फिर बाकी में मान लो कि इंडिया में आप बोल रहे 300 तो 300 घंटे है, और फॉरेन में यूएस में जाके बोल रहे तो 300 का मतलब क्या है, 300 सेकंड। ये तो गड़बड़ होगी ना। हमने एक बनाना था तो सबको, कि पूरे के पूरा वर्ल्ड एक ही भाषा इस्तेमाल करे इसके अंदर, तो इसीलिए हमने सेकंड बोल दिया। इलेक्ट्रिक करंट की बोले तो एम्पियर बोला। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस समझते हैं लोग, लेकिन केल्विन है इसकी SI यूनिट अगर देखें। और फिर सब्सटेंस या अमाउंट को मोल। जितनी भी हम केमिस्ट्री के अंदर चीजें यूज करते हैं वो देखिए माइन्यूट माइन्यूट होती हैं। आप वहां पे ये नहीं है कि इतना भर भर के HCl डाल रहे हो, इतना भर भर के KOH डाल रहे हो, ऐसा नहीं होता। वहां पे जब भी आपने लैब में भी काम किया हो केमिस्ट्री में, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हम सब कुछ डालते हैं। तो वो इतनी छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम केजी या ग्राम का इस्तेमाल करें वो उचित नहीं है, फिर ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। इसीलिए उस क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं, छोटी बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए। फिर लाइट की इंटेंसिटी मापनी होगी, लाइट कितनी तेजी से आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कैंडेला, CD भी बोल देते हैं। तो ये हो गई आपकी SI यूनिट्स। अब इन्हीं SI यूनिट्स से आगे डेराइव हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। ये रही आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। अब देखो कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एरिया है। अब एरिया का मतलब क्या, मैं आपको डेराइव कर करके दिखाता रहता हूं। यहाँ पे देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में, या फिर पहले स्क्वायर समझते हैं, आपको ऐसे इजी भाषा में समझाता हूं। पहले स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में एक साइड ऐसे इधर है, एक साइड ऐसे इधर। आप बताओ मेरे को एरिया क्या लिखते हो स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर ही तो इसका एरिया होता है ना, क्या एरिया यही होता है? अब मेरे को बताओ कि अगर एरिया ये है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मान लो 8 मीटर ये है, 8 मीटर ये है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे को बोलेंगे 64 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि इसकी एरिया की यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर हुई। यानी ऐसे भी और ऐसे भी चले आप, तो आपने पूरा एरिया कवर कर लिया। इसीलिए आप देखिए कि एरिया को हम क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख देते हैं। अब ये किस में लिखेंगे, ये तो था स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ होगी, ये इधर ब्रेड्थ होगी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के अंदर क्या लिख देंगे हम, आयताकार के अंदर लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख देंगे, और यूनिट तो फिर मीटर स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि ये 8 मीटर होगी, ये 10 मीटर होगी, मान लो ऐसे करके, तो 8 इंटू 10 कितना हो गया, तो ये पर यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही रही ना। तो यानी कि यहाँ पे एरिया को हमने किससे निकाल लिया, आप देख रहे हैं, हमने केवल और केवल लेंथ से ये डिसाइड कर दिया कि एरिया क्या होगा। है ना मजेदार चीज। यानी कि ये जो डेराइव की, ये डेराइव कहाँ से की हमने, इन्हीं में से किसी एक को इस्तेमाल करके हमने ये यूनिट बना डाली। अब आपको शायद ज्यादा इजीली समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एरिया के बाद वॉल्यूम को देखिए। एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, अब वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे। अब देखिए कि यही चीज अगर क्यूबॉइड हो जाए, इसको रब करते हैं, क्यूबॉइड हो जाए, ठीक है, ये देखो ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ भी है, एक इसकी लेंथ है, एक इसकी ब्रेड्थ, ये हाइट मान लो, और ये ब्रेड्थ होगी, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम यही लिखते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया, तीनों चीज तो मीटर में ही होंगी, क्योंकि है तो तीनों डिस्टेंसेस ही ना। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई, मीटर क्यूब। समझ गए। और ये कैसे हमने डराइव की, किससे की, ये केवल और केवल लेंथ से हमने डिसाइड कर दी कि इसकी यूनिट क्या हुई। तो यानी कि ये भी डेराइव्ड यूनिट हुई। आपको समझ आ रहा है कि डेराइव्ड यूनिट का पता कैसे लगेगा। यानी कि इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, इनको हमने कहां से डेराइव किया, इसको हमने इसी SI यूनिट से डेराइव कर दिया। यानी कि मीटर से ही हमने एरिया बना दिया और मीटर से ही हमने वॉल्यूम को बना दिया। अब देखिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी आपका देखिए यूनिट देखो यहाँ पे क्या, केजी पर मीटर क्यूब है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मास क्या होता है,
मास देखो क्या है, मास यहाँ पे क्या है, केजी में। तो यानी कि डेंसिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास क्या है, केजी है, और वॉल्यूम क्या होती है, अभी तो हमने पढ़ा मीटर क्यूब है। तो ये क्या हो गई, ये किसकी यूनिट होगी, डेंसिटी की यूनिट होगी, केजी पर मीटर क्यूब। ये देखो m के ऊपर -3 लिखा है, समझना इस चीज को, जब m के ऊपर -3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप नीचे उतार दीजिए, यानी कि ये नीचे आएगा। अगर ऊपर +3 रहे तब तो ठीक है कि ऊपर ही रहेगा, लेकिन m की पावर -3 का मैथ्स के अंदर हम पढ़ते थे, तो इसको हम 1/m³ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/m³ लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो केजी और मीटर की पावर -3 भी लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये भी समझ आएगा। यानी कि डेंसिटी को खुद का कोई वजूद नहीं, इसको भी किससे डिसाइड कर लिया हमने, इसको इन दोनों यूनिट के मिक्सचर से डिसाइड कर लिया। ऐसे ही देखिए बहुत सारे मिक्सचर बनते हैं, अलग अलग वैरायटी बनती है, आप देखते जाएंगे तो आपको ढेरों मिलते जाएंगे यहाँ पे। फिर डेंसिटी हो गया तो आगे वेलोसिटी भी हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, या फिर अगर स्पीड बोलें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं, यानी कि लेंथ वाली यूनिट डिस्टेंस की हो गई मीटर, और टाइम क्या है, टाइम देखिए यहाँ पे सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, ये रहा मीटर सेकंड की पावर -1। तो ऐसे करके आप सारी बना सकते हैं। ये मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, इन सब की हमें यूनिट पता होनी चाहिए। हालांकि हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम मोमेंटम के बारे में अलग से देखेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में अलग से देखेंगे, फोर्स के बारे में, प्रेशर, इन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। अब ये क्योंकि एक यूनिट्स का चैप्टर है, तो यूनिट्स के चैप्टर में मैं केवल और केवल इनके बारे में सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये बनी कैसे। ऐसी आप देखिए कि फोर्स है, फोर्स क्या होती है, आगे हम जब न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पढ़ेंगे तो फोर्स हम देखेंगे वहां पे m में होती है। तो m क्या है, मास है, मास क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यानी कि हमने फोर्स की यूनिट भी देखिए किससे बना दी, m से बना दी, और m के अलावा देखो केजी है ना, तो m से बना दी, और ऐसे ही ये मीटर है, तो मीटर को क्या बोला हमने, लेंथ बोला, तो ये लेंथ से बना दी, और सेकंड स्क्वायर मतलब क्या है, टाइम है, तो टाइम से बना दी। एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी हम टाइम को डिनोट करेंगे, आप जरा ध्यान दीजिए, जब भी हम टाइम को लिखेंगे तो हम स्मॉल टी से लिखेंगे, इसको हमेशा स्मॉल टी से, और जब टेम्परेचर को लिखेंगे तो हम कैपिटल टी से लिखेंगे। तो आपको समझ जाना है कि कैपिटल टी लिखा है तो टेम्परेचर है, स्मॉल टी लिखा है तो टाइम है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं आपको सिर्फ यूनिट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डायमेंशंस भी बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि कोई भी दो क्वांटिटी ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर यूनिट्स तो उनकी अलग अलग है लेकिन डायमेंशन सेम हो गई। अब ये साला डायमेंशन क्या भला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जाता है, वन डे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए डायमेंशन क्या होती है, यानी कि ये देखो ये तो यूनिट है फोर्स की, लेकिन मैं इसको बोलूं कि अगर मेरे को डायमेंशन में लिखना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे डिनोशंस पता होनी चाहिए। डायमेंशन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जिस चीज से बनी है ना, जिस एसआई यूनिट से बनी है, तो बस ये बता दो कि किससे बनी है, वही चीज हमें लिखनी। लेंथ को जैसे हम एल लिखते हैं, मास को हम एम लिखते हैं, करंट वगैरह का देखिए कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। मेन जो है ना एम, एल और टी, या फिर ये टी, ये चार का ही देखिए मेन आपका निकल के आएगा। बाकी की चीजों का ना डायमेंशन कोई ज्यादा पूछने नहीं वाला है, मतलब बड़े से बड़ी क्लास में भी नहीं पूछता है, तो आपसे तो क्या ही पूछे जाएगा। आप देखिए कि अब हमें अगर इस भाषा में इसको लिखना है, इस यूनिट को, तो कैसे लिखेंगे। आप देखो आपके पास क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी क्या है, केजी क्या लिखते हैं हम, मास है, तो कैपिटल एम लिखेंगे। यानी कि अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो हम लिखेंगे एम की पावर 1। क्यों, क्योंकि एम एक ही है, एक ही बार m का इस्तेमाल हुआ है, तो m की पावर 1 लिख देंगे। अब आप देखिए कि मीटर लिखा है, मीटर क्या चीज है, यहां पे आप देखो मीटर क्या है, लेंथ है, तो यहां पे लिखेंगे l। तो ये l कितनी बार इस्तेमाल किया गया, एक बार किया गया, तो हम 1 लिख देंगे। अब आप देखिए कि नीचे क्या लिखा गया, नीचे सेकंड का स्क्वायर लिखा गया, यानी कि ये यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर यानी कि टाइम का इस्तेमाल हुआ है। तो अब बच्चे कभी अगर आप कैपिटल टी लिख दोगे और पेपर में आपको ऑप्शन के अंदर कैपिटल टी आ गया तो गलत है भाई, वो कैपिटल टी वाला नहीं लिखना, आपको स्मॉल टी वाला लिखना है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे, और साथ में उसकी पावर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। क्यों -2 लिखे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, नीचे है सेकंड का स्क्वायर, तो जब ऊपर लेके जाना हो अगर हमें, तो सेकंड की पावर -2 करनी पड़ती है, पावर माइनस में हो जाती है। और यहाँ पे ये, अब ये क्या है, हमने फोर्स की क्या लिख दी है, हमने डायमेंशन लिख दी, इसको क्या बोलते हैं,
डायमेंशंस। ठीक है दोस्त, क्या आपको समझ में आया कि हमने यूनिट क्या है, ये थी यूनिट फोर्स की, और ये क्या है, ये है डायमेंशंस। अब जब हम डेराइव करेंगे तो दो यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन ऐसे वाली जो होती है ना ml और t की फॉर्म में, ये सेम निकल आए। हम आगे जाके देखेंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि डायमेंशन कैसे बनती है, आप किसी की भी बना सकते हो। अब जैसे एरिया की बनानी है तो एरिया की डायमेंशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, ये मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख लो कि मीटर क्या है, मीटर का मतलब होता है लेंथ l। तो इसकी डायमेंशन एरिया की लिखनी हो तो आप क्या लिख देंगे, सीधा l की पावर 2 लिख देंगे। ऐसे ही आप वॉल्यूम की लिखनी है तो L की पावर 3 लिख देंगे। ऐसे किसी की भी बना सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि डायमेंशंस को बनाते कैसे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो मैं यहां पे यूनिट्स के कन्वर्शन की भी बात बताता हूं आपको। कन्वर्शन कैसे होती है, देखो जैसे सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं पूछ लूं आपसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे तो आप क्या बोलेंगे, ये अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 होते हैं। ठीक है, और फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। बचपन में पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, जब सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर की तरफ गए तो कितना फर्क आता है, 10 का फर्क आता है। ये देखो आप, ये इधर वाली जो क्वांटिटीज है ये हमेशा बड़ी होती हैं, यानी इधर जाते रहेंगे ना तो ये बड़े हैं। ये बच्चा है, ये उसके पापा हैं, ये उसके पापा हैं, ये उसके पापा, ये उसके ऐसे करके इनका चलता है। तो जो बच्चा है वो छोटा ही रहेगा, तो मिलीमीटर बच्चा है तो ये सबसे छोटा ही रहेगा। और आप देखिए कि ये जो है, जब ये छोटा है तो और ये बड़ा है, तो बड़े, अगर मैं ये बोलूं कि बड़े के हिसाब से ये बच्चे को कितने बच्चे बन जाने चाहिए, यानी कि इसका अगर मैं भार करूं और इसका वेट करूं, तो अगर मैं वेट के हिसाब से देखूं, मान लो ये 100 किलो का है और ये बच्चा 50 किलो का है, तो मैं ये बोलूं कि कितने बच्चे लगेंगे, तो आप बोलोगे 2 बच्चे लगेंगे, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 बच्चे हो गए, ऐसे बोलोगे ना। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 10 मिलीमीटर हो गए। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे आप इधर जाते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर में कितने हो गए डेसीमीटर, तो आप बोलेंगे कि 10 हो गए। तो ऐसे करके 10-10 का ये चलता रहता है। अब यहां से ध्यान से देखिए, 10 यहां हो गए और 10 यहां हो गए। अगर 1 मीटर में मेरे को सेंटीमीटर देखना है तो कितने हो गए, 10 ये हो गए और 10 ये हो गए। तो इनको ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर में 1 स्टेप गए, फिर 2 स्टेप गए, तो 2 बार स्टेप गए, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। क्या आपको ये तरीका करना आ गया। ऐसी अगर मैं पूछ लूं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 बार गया मैं आगे, 2 बार गया और ये 3 बार गया। 3 बार गया तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको आसान भाषा में, 1 मीटर में आप बोलेंगे कि 1000 mm हो जाएंगे। जितनी बार भी आप आगे जाते रहेंगे ना, उतनी ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो तब है जब आप इधर को जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं, अगर कोई पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो भाई आप तो छोटे से उसमें जा रहे हैं ना, तो आप डिवाइड बाय 10 करते जाएंगे। यानी कि 1 मिलीमीटर में अगर कोई पूछ ले 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1/10 सेंटीमीटर है। जबकि आप देखिए कि यहाँ भी यही मतलब निकल रहा है कि इस 10 को इधर ले जाओ तो 1 मिलीमीटर में हो गए 1/10 सेंटीमीटर, मतलब वही निकल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इधर जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 करना है, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ठीक है, क्या ये इतनी सी छोटी सी बात समझ में आ रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये याद कैसे होंगे, और ये मेरे को क्या याद करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे ऐसे किलोमीटर के बाद हेक्टो फिर डेका, क्या मेरे को ऐसे याद करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको याद नहीं करना है। आपको याद कैसे करना है, मतलब याद हो ही जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं, आप समझना है। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। किलोमीटर का मतलब होता है किंग, HM का मतलब होता है हैरी या फिर हेनरी, जो भी आप बोलना चाहें। डैम का मतलब है डाइड, M का मतलब मदर, DM का मतलब डिडंट, CM का मतलब केयर, MM का मतलब मच। आपको बोलना है किंग हैरी या हेनरी डाइड, मदर डिडंट केयर मच, या मदर डिडंट क्राई मच। कई लोग क्राई भी लिख देते हैं। तो यानी कि किंग हैरी मर गया और उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रो रही है, ऐसे आप समझिए इस चीज़ को। किंग हैरी डाइड एंड मदर डिडंट क्राई या केयर मच।
बस ऐसे आपको याद रहेगा। इसको मच की जगह पे कई लोग मैक्सिमम भी बोलते हैं, मदर डिडंट क्राई मैक्सिमम, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप एक बस मैंने तरीका बताना था कि आपको याद हो जाए, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा ये चीज़। अब इसके साथ देखिए कि ये तो हमें याद हो गए, ये जो बीच वाले होते हैं, देखो किलो से लेके आपको यहाँ तक तो चीज़ें पता लग गई, मिली तक की। यहाँ देखिए इसके नीचे वाले आप याद रखिए कि माइक्रो को बोलते हैं 10 की पावर -6, नैनो को बोलते हैं 10 की पावर -9 और पीको को बोलते हैं 10 की पावर -12। आपको याद होनी चाहिए ये, और इसके ऊपर की 3 भी याद होनी चाहिए। मेगा को बोलते हैं 10 की पावर 6, गीगा को बोलते हैं 10 की पावर 9 और टेरा को बोलते हैं 10 की पावर 12। बस ये चीज़ आपको याद अगर हो गई ना तो आपको फायदा होगा। आप सोचेंगे कि क्यों मैं ये याद करवा रहा हूँ आपको। कई बार बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको दे देते हैं कि इनको अरेंज करो बड़े से छोटे क्रम में, और ये क्रम वाले क्वेश्चन एसएससी हो, रेलवे हो, किसी में भी आ सकते हैं, वनडे एग्जाम में सभी में आते हैं। वो क्या करेगा, 4 यूनिट दे देगा। वो बोलेगा आपको दे रखे टेरा, गीगा, नैनो, पीको, ये 4 यूनिट ऑप्शन में दे रखी हैं। अब उसमें ना वो बोलेगा कि इनको अरेंज करो छोटे से बड़े क्रम में, तो आपको पता होगा तो करोगे ना। सबसे छोटा कौन है, पीको, आप बोलेंगे पीको। फिर उसके ऊपर कौन है, नैनो। फिर उसके ऊपर कौन है, गीगा। फिर उसके ऊपर कौन है, टेरा। ये एक सही कॉम्बिनेशन बैठ गया। वो 4 ऑप्शन में कहीं पे ऐसा लिख देगा एन पी टी जी, ऐसे और ऑप्शन बना देगा। वो बोलेगा सही कौन सा है। तो आपको अगर ये टेबल का ही नहीं पता तो आप सही कैसे करोगे। टेबल के बीच का पार्ट मैंने ऐसे याद करवा दिया, ऊपर के 3 और नीचे के 3 आप याद खुद करना पड़ेगा आपको। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें एग्जैक्ट याद करनी है वो बता दी, और जहाँ पे ये ट्रिक काम कर जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। एक आप मैं आगे बढ़ने से, चलो आगे ही बता दूंगा, ठीक है, दिमाग में है, आगे ही बताता हूँ आपको। आप देखिए कि यहाँ पे ना एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो मास है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि जो मास है, मास जो होता है ना ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि और वेट जो है, वेट जो है ये चेंज करता है, चेंजेस विद ग्रेविटी। ये आपको दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, उसका कारण है। जो मास है ना, मास मैंने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। मास एक फंडामेंटल यूनिट है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आप देखिए अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, यहां पे देखो ये मास है और ये लेंथ है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन वेट जो है ना, वेट एक डेराइव्ड यूनिट है, वेट एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वेट चेंज हो सकता है। वेट को हम क्या लिखते हैं, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि वेट को हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू mg। mg हेक्टर एक गाड़ी है, उससे याद कर लेना। यानी कि ये एक मास है, मास के ऊपर लग रही है नीचे को ग्रेविटी। ग्रेविटी तो पता है ना कि वो जो न्यूटन ने देखा कि ऊपर से सेब नीचे क्यों गिर रहा है, तो एक ऐसी फोर्स है जो नीचे को गिरा रही है हर चीज को, तो वो सेब को भी नीचे को गिरा रही है, इसीलिए वेट को हम बोलते हैं mg। अब ये जो चीज है ये एकदम करेक्ट है अगर आप अर्थ पे हैं, लेकिन अगर आप अर्थ पे नहीं हैं, आप मान लीजिए मून पे हैं, तो ऐसा बोला जाता है, देखिए कैलकुलेशंस है ये सारी की सारी, अपने पास नहीं है। मान लो कि अगर मून पे ग्रेविटी आपको पता है कम ही है यहाँ से, तो अगर वहाँ पे 1/6 है ग्रेविटी जैसे, तो आप क्या बोलोगे फिर, वेट क्या हो जाएगा, g को आप लिखेंगे g/6। तो वेट वहाँ पे जाके, मून पे जाके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेट अर्थ पे जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ पे वेट रहेगा mg और मून पे रहेगा mg/6। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ और मून पे मास ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे जी नहीं। अगर आप चांद पे भी चले गए तो मास वही रहेगा, और आप धरती पे मास तब भी वही रहेगा। ये जो m है ना, यही तो मास है। तो मास जो है वो चांद पे भी सेम है, वो धरती पे भी सेम है, लेकिन जो वेट है वो चांद और धरती दोनों पे अलग अलग होगा। आप जो ये लेके आते हैं ना कि भैया 10 किलो गोभी दे दो, 2 किलो मटर दे दो, ये सब क्या है, ये वेट है। आप देखना, हम उसको वेइंग बैलेंस बोलते हैं, हम कभी भी मास बैलेंस नहीं बोलते, उसको वेइंग बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि वो वेट है, वो मास नहीं है दोस्त। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एक भ्रम मैंने तोड़ दिया होगा जिनको नहीं पता होगा।
कि मास जो है कभी चेंज नहीं होता है, मास चाहे आप चांद पे चले जाइए ऑलवेज कांस्टेंट सेम रहेगा। वेट जो है वो चेंज करेगा विद ग्रेविटी, जिस भी प्लेनेट पे जाओगे वहां की जो ग्रेविटी होगी उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आपका वेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताता हूं। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में टेबल बना दिया है जो एसआई यूनिट का है। यहाँ पे तो हो गई एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वो है जो स्टैंडर्ड हमने कर दी कि भाई इस चीज की यही एसआई यूनिट रहेगी, है ना। और यहाँ पे मैंने सिंबल्स भी बता दिए हैं और ये डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं यहाँ पे। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक द डिस्टेंस। अब आगे पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगले चैप्टर्स में, लेकिन अभी आप समझिए एक तरह का डिस्टेंस ही है, ये चलने को ही डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो चल रहा है तो इसका मतलब मीटर में चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो जाएगी, एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर का क्यूब। यहाँ से देखते जाओ, स्पीड को मीटर पर सेकेंड बोलेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, अभी नहीं। मैं एक पहले ही चैप्टर में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। फिर एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, फोर्स को हम न्यूटन बोलते हैं, और यही न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रट लो, ये बार बार आपको काम आएगा। एनर्जी को जूल बोलते हैं, जूल क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि जो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ना, इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये असली में अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा वो एनर्जी हो जाएगी। ऐसी डेंसिटी को आप लिख सकते हैं मोमेंट, मोमेंट के बाद पावर, वर्क, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं से मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको, एनर्जी की देखो और मोमेंट की देखो और उसके बाद वर्क की देखो। इन तीनों की यूनिट्स देखना आप जरा। एनर्जी की देखोगे तो न्यूटन मीटर, फिर यहाँ पे भी मोमेंट की देखोगे न्यूटन मीटर, और वर्क की देखोगे तो न्यूटन मीटर। तो इन तीनों की जब आप यूनिट्स देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो तीनों सेम है। तो भाई इसको हम एक तरह से ये बोलेंगे कि ये यूनिट सेम नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण है, हम कभी भी एनर्जी को हम देखिए डिफाइन कर सकते हैं वर्क की फॉर्म में, लेकिन यूनिट्स तीनों की अलग रखते हैं हम। डायमेंशन सेम रखते हैं। डायमेंशन का मैंने बताया था ना आपको, MLT उसके अंदर डिफाइन करनी होती है, तो वो उस एंगल से लिख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स में अगर एनर्जी को बोलेंगे तो जूल बोलेंगे, इसके न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। वहीं पे मोमेंट वाले को हम बोलते हैं टॉर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके न्यूटन मीटर को टॉर बोलेंगे। फिर यहाँ पे वर्क जो है, वर्क को हम वॉट में जूल में डिसाइड करते हैं। तो ये वर्क की और एनर्जी की देखिए यूनिट्स भी सेम है, लेकिन वहीं पे मोमेंट के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वर्क और एनर्जी को तो फिर आप बोल सकते हैं कि इनकी यूनिट्स भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है, लेकिन वही चीज़ आप मोमेंट के साथ करेंगे तो मोमेंट को आप टॉर बोलेंगे। अब यहाँ पे वो नहीं बोलेंगे कि भैया मोमेंट को भी आप जूल बोले जाओ, तो वो गलत हो जाएगा। डायमेंशन तीनों की सेम है, और अगर सिर्फ ये पूछे कि यूनिट्स किस किस की सेम है तो आप बोलेंगे एनर्जी और वर्क की यूनिट्स भी बिल्कुल डिट्टो सेम है, और डायमेंशन तो सेम है ही है। ठीक है भाई, यूनिट्स और डायमेंशंस में इसीलिए पहले फर्क बता दिया था मैंने। चलिए अब ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये इस तो हमने नॉर्मल वाली कर ली। अब यहाँ पे देखिए वर्क की भी कर ली, एक्सेलरेशन की भी कर ली, वेलोसिटी की भी कर ली, एरिया की भी कर ली। अब हमें एक यूनिट्स रह गई, इलेक्ट्रिसिटी वाली रह गई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट्स भी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये वोल्टेज है। जैसे वोल्टेज को आप क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसको V और E के फॉर्म में हम बता सकते हैं। फिर ऐसी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम किस भाषा में बोलते हैं, ओम बोलते हैं। हम एक फॉर्मूला करेंगे V = IR वाला, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके अंदर ओम होता है। ये हम बाद में जाके करेंगे, अभी हम इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। फिर ऐसे ही कैपेसिटेंस को फैरेड में बोलते हैं, C बोलेंगे। चार्ज को कूलम्ब में लेते हैं हम, ठीक है, Q बोलेंगे। इंडक्टेंस को हेनरी में लेते हैं। पावर को हम वॉट में लिखते हैं। इंपीडेंस को ओम में ही लिखते हैं। देखिए इंपीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट सेम हो गई, लेकिन दोनों का सिंबल अलग है। इसमें ओम लिख रहे हैं, इसमें Z लिख रहे हैं, जबकि यूनिट्स दोनों की सेम है। तो आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी दो यूनिट सेम रहती है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस और ओम जो है, और रेजिस्टेंस और इंपीडेंस जो है ये सेम रहती हैं। फिर फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज बोलते हैं, कंडक्टेंस को सीमेन बोलते हैं। इस तरह से ये आपको सारी की सारी यूनिट्स का पता होना चाहिए दोस्त, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं जो आपने पहले हो सकता सुनी ना हो, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे अब मैं बोलूँ फैरेडे कांस्टेंट है, जैसे फैरेडे कांस्टेंट या मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये जो है ये मैग्नेट वाली हैं, तो इनके बारे में भी हमने पूरा लिख दिया कि फैरेडे कांस्टेंट है जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट इनटू एलिमेंट्री चार्ज होता है। फिर ऐसी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ होता है। यानी फोर्स का हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, उसके नीचे हम करंट को
और साथ में लेंथ को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है। अब ऐसी यूनिट वेबर वगैरह इनकी रहती है ना, तो ये सब चीज़ें कोई पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकता है, तो आप ऐसे तरीके से इनको बता सकते हैं। बाकी तो मैं PDF के अंदर तो मैंने सब कुछ डाल ही दिया है, अब यहाँ पे भी आप इसको इजीली देख सकते हैं। फिर आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बट यूनिट्स अलग अलग है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी लिख दी हैं, आपको ये सारी की सारी याद करनी है। ये पेपर में अक्सर सवाल पहले भी पूछे गए, आगे भी फिर से पूछे जाएंगे। लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स को देखो, इनकी दोनों की डायमेंशन ना सेम रहती है। इम्पल्स को हम न्यूटन सेकेंड लिखते हैं, इसको kg मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, और यूनिट्स को जब हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो ml/t की पावर -1 ml/t की पावर -1, तो ये सेम रहेंगी। ऐसी आप देखिए वर्क और एनर्जी और टॉर्क, अभी अभी मैं बता के आ रहा हूं ये चीज तो आपको कि भाई वर्क एनर्जी और टॉर्क की सेम रहती है, अभी 2 सेकंड पहले ही तो बता के आया, तो ये देखिए सेम है। फिर सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी जो है, इनकी यूनिट्स भी सेम रहती हैं, यूनिट्स नहीं कहेंगे, डायमेंशन सेम रहती है, न्यूटन पर मीटर और ये जूल पर मीटर स्क्वायर है। देखो यूनिट्स अलग है लेकिन यहाँ पे डायमेंशन जो है ये सेम है। फिर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ मैं, तो एंगुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि ये तीनों जो है ना, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों की देखिए यूनिट्स तो अलग अलग है। इसकी रेडियन पर सेकंड है, इसकी सेकंड का पर सेकंड है, यानी सेकंड का इनवर्स हो गया, ये हर्ट्ज होगी, लेकिन इन तीनों की देखिए डायमेंशन जो है ना वो तीनों की सेम है। देख लो चाहे आप, यहाँ पे रेडियन को तो हम लिखते ही नहीं ना, ml और t की फॉर्म में लिखना होता है, तो रेडियन को तो लिखते ही नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे देखिए कि ml/t के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, अब मेरे को कोई बच्चा बस ये बता दे कि ये जो डिफाइन कर रखा है हमने, इसके अंदर अगर मेरे को गलती डिफाइन करनी हो तो मैं कैसे इसमें डिफाइन करूँगा? क्या कोई बता सकता है आप में से गलती कौन सी है? गलती इसमें क्या है कि ये जो कैपिटल T लिखा है ना, इसको हमें स्मॉल t लिखना चाहिए था, इसको हमें स्मॉल t लिखना चाहिए, हर में स्मॉल t लिखना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रखा है तो लोग अक्सर इसको भी कैपिटल T लिख देते हैं, तो वही वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सेम हो गई। एक सेकेंड और देख लेते हैं बाकी का। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये 4 ऑप्शन है, जैसे अगर कोई पूछ ले, ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या बताना है कि इसमें डायमेंशन किस किस की सेम है। तो यहाँ उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स और पावर की अलग रहती है, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट की अलग रहती है। यहाँ पे वर्क और पावर की भी अलग रहेगी, क्योंकि वर्क एक जूल है और पावर तो वॉट है। और एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, E = PT का, इससे आपको ना कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। E होता है एनर्जी और यहां पे P होता है पावर और T होता है टाइम। अगर मुझे पावर का पता करना हो ना, तो मैं बोलूंगा पावर क्या होती है, इस टाइम को नीचे ले जाऊंगा, तो पावर यहां से क्या हो गई, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर बोलते हैं। E = PT, E ने PT, E ने किसी को PT ऐसे करके, तो यहाँ पे पावर को क्या डिसाइड कर रहे हैं हम कि ये होते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जो एनर्जी की डायमेंशन है वो आपकी पावर की डायमेंशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम और आ गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बचा कौन सा, मोमेंट ऑफ कपल एंड वर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ कपल और वर्क का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले मोमेंट ऑफ कपल का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एक तरह से फोर्स इनटू लेंथ मान लीजिए या डिस्टेंस मान लीजिए। लेकिन जो वर्क है ये तो हो गया मोमेंट ऑफ कपल, और जो वर्क है, वर्क को भी हम क्या लिखते हैं कि आपने किसी चीज पे फोर्स लगाई और कितनी दूरी तक वो चली, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क को भी लिखते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो भाई इनकी तो डायमेंशन सेम होनी ही है ना, समझ गए इस चीज को? बस यही चीज है, पूरी की पूरी कहानी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, हम मैग्नेटिज्म की भी यूनिट सारी की सारी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में ये भी पूछ ली जाती हैं। आप देखिए कि अगर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का पूछ ले कि क्या यूनिट होती है, तो आप बोलेंगे एम्पियर पर मीटर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछ ले तो आप टेस्ला बोलेंगे, जी हाँ, जैसे एलन मस्क की वो कंपनी है, इसी पे डिपेंड है वो, इसी नाम पे। फिर फ्लक्स की यूनिट पूछ ले तो वेबर बोलेंगे, परमिएबिलिटी की पूछ ले तो वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर, और रिलक्टेंस की पूछ ले तो एम्पियर पर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस की क्या होगी, एम्पियर इनटू टर्न पर वेबर होगी। ठीक है भाई, तो ये
परमिएबिलिटी और रिलक्टेंस की तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर की 3 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप कि ये वाले सेशन में आपको पूरी की पूरी यूनिट्स एंड डायमेंशंस को मैंने क्लियर कर दिया होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी। आपको हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो यूनिट्स, लेकिन मैंने आपको A to Z सारी की सारी यूनिट्स के बारे में बता दिया ताकि आपको कुछ भी छूटे ना, एकदम A to Z कंप्लीट बताया। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।